हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। आज हम लोग देखेंगे कूलाम्ब लॉ में जो भी टॉपिक छोटा छोटा बचा हुआ था उसको पूरा करेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलाम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी एनसीईआरटी में आया है या नीट और जेईई मेंस में जो भी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं कूलाम्ब लॉ पे बेस्ड, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जो दो चार्ज होता है, दो चार्ज को जब किसी डिस्टेंस पे रखते हैं तो आपस में फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे या तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, है ना। ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। तो कूलाम्ब लॉ यही बताता है कि वो फोर्स कितना लगेगा, है ना। इसी को कैलकुलेट करके हम कूलाम्ब फोर्स निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं। चार्ज कौन सा है? मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, है ना। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, है ना। तो ये फोर्स हो जाएगा, कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन का फोर्स होगा। ये फोर्स जो लगता है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर होता है उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता है। और Q2 पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से? Q1 की वजह से। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। देखिए कूलाम्ब फोर्स में, कूलाम्ब लॉ में चार्ज चाहे एक 2 माइक्रो कूलाम्ब का हो, एक 10 माइक्रो कूलाम्ब का, लेकिन दोनों पे फोर्स जो है सेम लगता है, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो फोर्स होगा कूलाम्ब फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है r उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। तो इन दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कूलाम्ब ने ये बताया कि दो चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स इतना ही लगता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें जो K हुए हमने आपको बताया था, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्ब कांस्टेंट, कूलाम्ब कांस्टेंट। या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहें या तो आप कूलाम्ब कांस्टेंट कहें। अब सवाल ये है कि ये है क्या? ये एक कूलाम्ब कांस्टेंट है। कूलाम्ब ने एक कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताया था, है ना, जिससे हम फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता कितना है, चलिए आप लिखवाते हैं। तो K जो होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। इसका यूनिट मैंने आपको बताया था, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, है ना। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो हमारा फोर्स, चलिए अब पहले फोर्स आप देखिए। फोर्स कुछ इस तरीके से दिखेगा जब आप K की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे एक चीज और, एक टर्म, नया टर्म आ रहा है, क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चार्ज को उठा के हम हवा में रखेंगे तो फोर्स अलग आएगा, पानी में रखेंगे तो फोर्स अलग आएगा, प्लास्टिक में रखेंगे तो फोर्स अलग, ग्लास में रखेंगे तो फोर्स अलग। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज को हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो अलग अलग फोर्स आएगा। यानी जो चार्ज होता है, यानी जो फोर्स होता है दोनों चार्ज पे लगने वाला, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो हम देखिए अगर मान लीजिए सेम चार्ज है, जैसे 5 माइक्रो कूलाम्ब का 5 माइक्रो कूलाम्ब का, इसी 5 माइक्रो कूलाम्ब का सेम चार्ज को उठा के पानी में रखें और डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, चार्ज भी सेम रहेगा। अगर उसे को पानी में रखते हैं तो अलग फोर्स, प्लास्टिक में रखें तो अलग फोर्स, हवा में रखें अलग फोर्स, किसी और मटेरियल में रखें तो अलग फोर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सब कुछ कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी की वजह से, मीडियम की परमिटिविटी की वजह से। ये मीडियम की परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई मीडियम के पास रोकने की क्षमता कितनी है। परमिटिविटी का सीधा सा मतलब यही है। ये परमिशन का उल्टा होता है। तो देखिए जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा होगा वो फोर्स को कम कर देगा, और जिसका परमिटिविटी जिस मीडियम का कम होगा वो फोर्स को बढ़ा देगा, है ना। तो परमिटिविटी होता है किसी मीडियम की ताकत फोर्स को रोकने की,
फोर्स को कम करने की ताकत जो होती है उसी को हम परमिटिविटी कहते हैं किसी भी मीडियम का। यानी किसी मीडियम का परमिटिविटी अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम कर देगा, अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स बढ़ा देगा, है ना, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, देखिए इसे एप्सिलॉन पढ़ेंगे और जब जीरो लगा देंगे तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। जब जीरो लगाए हैं तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी हो गई, है ना। इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पढ़ेंगे, ठीक। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है एयर में कितनी होती है, क्योंकि ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है ना, एयर के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट कितना होगा, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, AIPMT में पूछा गया था 2004 में, ठीक है। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, इसकी यूनिट के का अपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए तो कांस्टेंट है और के और एप्सिलॉन में जस्ट इनवर्स का रिलेशन है। तो अगर ये के का उल्टा ही होगा यहाँ पे रखेंगे तो, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे, जैसे वो ये क्या है, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। जब एप्सिलॉन नॉट को इधर आप भेजेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू के। तो अब देखिए ध्यान से 1/4 तो कांस्टेंट है, इसका तो यूनिट होगा नहीं, तो जो भी एप्सिलॉन का यूनिट है वो के का जस्ट इनवर्स है। तो के का यूनिट क्या है, ये है, इसी का उल्टा एप्सिलॉन का क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए, ये यूज होगा डायरेक्ट, है ना। तो कूलम्ब फोर्स में ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम का, और जब नॉट लगा देंगे तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी हो जाएगा, है ना। अगर एयर का रहेगा तो एयर का निकालेंगे। तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, जिसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा वो फोर्स को कम कर देगा, जिसकी परमिटिविटी कम होगी वो फोर्स को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसके आगे क्या, इसके आगे हम कूलम्ब लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो है बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कूलम्ब लॉ को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी जो कूलम्ब फोर्स होता है उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास Q1, है ना, ये प्लस चार्ज है, और आपके पास एक दूसरा चार्ज जो है Q2 है, और ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जो फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगेगा, है ना, लाइन ज्वाइनिंग जो होता है इनके बीच का सेंटर, उसी के अलांग फोर्स लगता है। तो देखिए Q1 पे जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो ये फोर्स लग रहा है किस पे, 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, ठीक है। ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि जिस पे फोर्स लगा उसको पहले लिखिए, यानी फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है फोर्स, है ना। कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है Q1 वाला, यानी पहला लगा रहा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ये थोड़ा लिख देते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए F12 का मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए। F12 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन 1, है ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 का मतलब है ना। और F21 का क्या मतलब है, F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2, यानी दूसरे पे फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस। तो इसको ये वाला इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब जो है अगर हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, या तो हम कार्टेशियन प्लेन बना के लिखते हैं। चलिए कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं ताकि आप लोग को और जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, है ना।
ये है कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे ये y एक्सेस होता है और ये x एक्सेस होता है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है ना, 0,0। अब हम जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर जब हमें पोजीशन पता करना है तो हम एक पोजीशन वेक्टर लगाते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम चलते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा R1 एक पोजीशन वेक्टर हो गया। और जब वेक्टर लगाते हैं तो ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं। अब मान लीजिए ऐसे ही हम चल रहे हैं, ठुक ठुक ठुक, हाँ बहुत सही, R2 पे, इस पे भी एक एरो का निशान लगा देंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर है किसका, Q2 का। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 का, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस भी तो होगा, है ना, कूलम्ब फोर्स कहता है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस यही होता है, मान लीजिए आप इसका फोर्स निकालना चाहते हैं F21 का, तो इसी के अलांग आप सीधा आइए Q1 से Q2 की तरफ। आज जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, हम जानते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल क्या है 2 और इनिशियल क्या है 1, यानी 2 पे पहुंच रहे हैं कहाँ से, 1 से, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे तीर बना देंगे। अब उसके बाद इसका इस डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में हमारा जो है डिस्टेंस वेक्टर रहेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए इधर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फाइनल कौन सा है 1, और कहाँ से चल रहे हैं 2 से चल रहे हैं, तो ये भी पोजीशन वेक्टर, ये भी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर आप फोर्स लिखना चाहते हैं, फोर्स पहले फोर्स क्या होता था, तो फोर्स आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए फोर्स अब जब लिखेंगे तो पहले तो आपका फोर्स होता था 1/K Q1 Q2 R², ठीक है, ये आपका फोर्स होता था। अब हम क्या करेंगे, इसी में जो है यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो हम अपना फोर्स लिखेंगे। अब मान लीजिए इस पे Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 बाई R² लिखेंगे नहीं, यानी इस फोर्स के तरफ जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर है उसको लिखेंगे। इस फोर्स के तरफ कौन सा डिस्टेंस वेक्टर है, ये R12 वाला, ओके, R12 वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे R12, है ना। कहीं कहीं पे R12 R21 लिखा रहता है, कभी कभी इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल, तो R12 का स्क्वायर, है ना, इसको लगा देंगे, इसका स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमारा फोर्स निकल गया चार्ज Q1 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, यानी F12। अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमें निकालना रहे, फोर्स निकालना है 2 पे, किसकी वजह से, पहले की वजह से, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R। अब मान लीजिए F21 पे फोर्स निकालना है, यानी 2 पे फोर्स निकालना है, तो जब 2 पे फोर्स निकालेंगे तो इसी का डिस्टेंस वेक्टर तो लेंगे ही वाला जो इसी के साइड में है, जो इसी के डायरेक्शन में है, कौन सा है 2 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके साथ भी एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर समझ लीजिए आर का यूनिट वेक्टर, इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, है ना। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा, यूनिट वेक्टर। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, यानी R क्या है, वो डिस्टेंस है जो किसके तरफ है, Q1 के डायरेक्शन में है ना। तो ऐसे आप लिख देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, यानी मल्टीपल चार्ज जो रहते हैं किसी सिस्टम के अंदर, एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज कितने फोर्स लगाते हैं, सबको ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा ये, मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए।
तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, तो एक चार्ज पे कुल कितना फोर्स लग रहा है बाकी सब चार्ज की वजह से, यही हमको कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1 है ना, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है ना, तीसरा चार्ज है आपके पास Q3 और मान लीजिए चौथा चार्ज है आपके पास Q4। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके वजह से इस डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगेगा। मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव सब चार्ज हैं है ना, ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये इधर लगाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस वेक्टर क्या है, इसका डिस्टेंस वेक्टर मान लीजिए हम मानते हैं R41 है ना, इसका डिस्टेंस वेक्टर हम मान लेते हैं R42 है, इसका डिस्टेंस वेक्टर हम मान लेते हैं R43 है, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये फोर्स लगाएगा ऐसे, ये इधर एक फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लग जाएगा इधर, इस साइड में फोर्स लग जाएगा F 4 पे लग रहा है फोर्स, किसकी वजह से, 3 की वजह से, 4 3 है ना। इसकी वजह से फोर्स लग जाएगा, किसकी वजह से, इस Q1 की वजह से। तो कौन सा फोर्स लग जाएगा, 4 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से है ना, और एक इसकी वजह से लग जा रहा है फोर्स, इसकी वजह से एक फोर्स लग जाएगा, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, हो जाएगा F4 और 2 है ना। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है फाइंड करना रहता है। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर जो है किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं उसी को हमें कैलकुलेट करना रहता है। तो अब देखिए, ये सारे चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि Q4 पर भी सारे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। अगर ये सारे फोर्स Q4 पे लगा रहे हैं तो इनको आपस में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स मान लीजिए हम किसी डायरेक्शन में निकालते हैं, तो जो हमारा नेट फोर्स मान लीजिए हम निकालते हैं यहाँ पे F नेट है ना, तो ये कितना होगा, यानी Q4 पे कुल कितना फोर्स लगने वाला है, यही हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स कौन सा निकालेंगे, 4 3, फोर्स 4 3 निकालेंगे, 4 3 4 1 से चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फोर्स 4 1 पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चार्ज कौन कौन सा है, ये Q4 Q2 Q4 और Q1, अब आई इसका डिस्टेंस वेक्टर क्या है, R41 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखेंगे। ये पहला फोर्स निकल गया हमारा, और दूसरा फोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा जी, दूसरा हो जाएगा 4 पे लग रहा है 2 की वजह से, Q4 और Q2 है ना, Q4 और Q2 ये लगाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, इसका डिस्टेंस वेक्टर क्या है, R42 का स्क्वायर है ना, ये दूसरा फोर्स हो गया। अब ये हमारा तीसरा फोर्स हम निकालेंगे, तो F3 तो Q4 और मल्टीप्लाई Q3, और यानी 3 की वजह से लग रहा है किस पे फोर्स, 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर, R3 का स्क्वायर। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो आप इसको जो है ऐसे बना लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, अब दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो एक सिस्टम के अंदर किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन सारे फोर्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो चार्ज 4 पे, यानी चार्ज 4 पे कुल कितना नेट फोर्स है वो निकल के आ जाएगा। तो F नेट निकल जाएगा, F नेट फोर्स निकल जाएगा, किस पे निकलेगा, 4 पे निकलेगा है ना। तो कितना हो जाएगा, F नेट 4 पे फोर्स निकलेगा, तो हो जाएगा, इसको सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, F41 प्लस F42 प्लस F43 है ना, ये नेट फोर्स निकल जाएगा किस पे, चार्ज Q पे है ना। यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स ऑन Q4 है ना, चार्ज ड्यू टू, यहाँ लिख देंगे ड्यू टू रिमेनिंग है ना, तो ड्यू टू रिमेनिंग। तो किसी भी सिस्टम के अंदर किसी सिंगल चार्ज पे बाकी सारे चार्ज की वजह से कुल कितना फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को निकालने का जो मेथड है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है।
तो टोटल फोर्स ये हो जाएगा, यानी सारे फोर्स को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से जो है इस सारी चीज़ों को हम समझ सकें।